बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लेड पॉइजनिंग। लेड जिसको शीशा बोलते हैं, इसकी पॉइजनिंग को कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। अगर हम लेड को कंपेयर करते हैं दूसरे मेटल से, तो जिस तरह दूसरे मेटल्स के अंदर इनकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो इतनी ज़्यादा पॉइजनस नहीं थी, इसी तरह लेड के जो सॉल्युबल कंपाउंड्स हो गए वो मोर पॉइजनस हो गए एज़ कम्पेयर टू द लेड। लेकिन अगर लेड वोलेटाइल स्टेट के अंदर होगा तो इसके जो कंपाउंड हो गए वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक आना शुरू हो जाएंगे। लेड हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है बाय इनहेलेशन, बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, इन रूट से ये एंटर हो सकता है। इसके अलावा इसकी इंजेक्शन भी हो सकती है, स्वालो भी कर सकते हैं। लेड का प्राइमरीली मैकेनिज्म है कि इसने कैपिलरीज की और आर्टरियोल की स्पाज्म करवा देना है, वेजो स्पाज्म करवा देना है। जो इसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं वो इस तरह से भी आ सकते हैं कि लेड कुछ टिश्यू के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिकली सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सीएनएस में भी ब्रेन में एक्यूमुलेट होता रहता है और इसकी वजह से भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लेड? तो लेड के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जो प्रिंसिपल साल्ट लेड के जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें एसीटेट आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं शुगर ऑफ लेड या साल्ट ऑफ सैटर्न। दूसरा, इसके कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जिनको मोड्रेसंग बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी में ओलिएट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायकोलाइन, जो कार्बोनेट होता है या वाइट लेड होता है, जिसको सफ़ाइदा बोलते हैं। ठीक है, सफ़ाइदा। तो लेड के ऑक्साइड्स होते हैं और एक लेड का एसीटेट होता है जिसको शुगर ऑफ द लेड बोलते हैं। ठीक है, और फिर लेड के कुछ कार्बोनेट्स आपको मैंने बता दिया है। एक होता है रेड लेड जिसको बोलते हैं सुंदर, संदूर बोलते हैं। ठीक हो गया, वर्मिलियन बोलते हैं। एक येलो क्रोम होता है या क्रोम ऑफ लेड होता है और एक टेट्राइथाइल लेड होता है। तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेड की पॉइजनिंग को। तो लेड की पॉइजनिंग दो फॉर्म की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। जो एक्यूट पॉइजनिंग होती है रेयर होती है। इसके सिम्टम एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग या एक्यूट मर्करी पॉइजनिंग को रिजेंबल करते हैं। एक डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे डायरिया होगा लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा। यहाँ पे स्टूल ब्लैक रंग के होंगे, ऑफेंसिव स्टूल होंगे। प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन जीआईटी के ऊपर और सीएनएस पे आएगी। ठीक हो गया, ओके। तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लैक ऑफेंसिव स्टूल आ जाएंगे। जीआईटी के ऊपर हमने पढ़ना है, तो जीआईटी के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम में पहला जीआईटी में मेटालिक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, ड्राई थ्रोट होगा, थर्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नोजिया है, वॉमिटिंग है, कोलिक लाइक पेन होगा, ठीक है, जो प्रेशर से रिलीव हो जाएगा। पर्गिंग होगी जिसको कहते हैं जुलाब आ जाना, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फेसेस काफ़ी ऑफेंसिव होते हैं, ब्लैक होते हैं क्योंकि लेड सल्फाइड बन जाता है। यूरिन सप्रेस होता है, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स इनएक्टिव होता है। ठीक हो गया, ओके। प्रोट्रैक्टेड स्टेट के अंदर पेशेंट की लेग्स के अंदर क्रैम्प्स होते हैं, आर्थराल्जिया हो जाता है। ठीक है, तो क्रैम्प्स, आर्थराल्जिया ये मसल्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्शन बता रही है। लिम्स की पैरालिसिस भी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, ये सीएनएस सिम्टम बता रही है। ठीक हो गया, ओके। फाइनली कोलैप्स की वजह से डेथ भी हो सकती है, ओके। टेट्राइथाइल लेड की स्पेसिफिक कॉजेज क्या है, यानी जो टेट्राइथाइल लेड की पॉइजनिंग के केस में गैस्ट्रिक सिम्टम ना होने के बराबर होते हैं या स्लाइट होते हैं, लेकिन जो सेरिब्रल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं इसको बोलते हैं लेड एन्सेफेलोपैथी। तो टेट्राइथाइल लेड की वजह से लेड एन्सेफेलोपैथी हो जाएगा। इसके अंदर हेडेक होगा, स्लीपलेसनेस होती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आई बाल का ट्रैमर होता है, माउथ और फिंगर्स के मसल्स का ट्रैमर होता है, पैरालिसिस होती है, विजन लॉस हो जाती है, हैलुसिनेशंस होती है, एक्साइटमेंट होती है, डिलीरियम होता है, एपैथी होती है, कन्वल्जन होती है। पेशेंट को परमानेंट मेंटल चेंजेस से सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद इसकी कुछ फैटल डोज को देख लेते हैं। तो कुछ इसकी फैटल डोज, तो इसकी जो फैटल डोज होती है वो 0.5 ग्राम होती है और इसका फैटल पीरियड है, हम कह सकते हैं फैटल पीरियड कि सेकंड और थर्ड डे पे आके बंदे की मौत हो सकती है। एक्यूट पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा रेयर है, लेकिन क्रॉनिक पॉइजनिंग काम ख़राब कर देती है, ओके। तो एक्यूट का हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक्यूट डिपेंडिंग अपॉन किस फॉर्म से लिया गया है, ठीक है, ओके। तो अगर इंजेक्शन की गई है, उसको खाया गया, तो फिर स्टोमक को वॉश करना है विद 1% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट, और फिर आपने प्लेन वाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आप ब्लड सल्फेट को निकाल सके जो बन चुके हैं, ओके। मॉर्फिन और एट्रोपिन भी यूज़ कर सकती है कॉलिक पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक हो गया, ओके। और आपने बोवल को क्लियर करना है रेगुलर इंटरवल पर ताकि जो एक्सक्रीटेड लेड है उससे जान छुड़ाई जा सके। कैल्शियम लेड की डेपोजिशन को फेवर करता है स्केलेटन के अंदर, तो ऐसी डाइट जिसके अंदर मिल्क हो या कैल्शियम साल्ट और विटामिन डी, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कैल्शियम वर्सिनेट जिसको एडीटीए और पेनिसिलामीन है, ये चिलेटिंग एजेंट होते हैं, एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस ये भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। अगर टेट्राइथाइल लेड को लिया गया है तो इस केस में हम उस एरिया को कैरोसिन से वॉश करेंगे, ठीक है, कैरोसिन से वॉश करेंगे और फिर पॉइजन को क्वांटिटेटिवली रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया,
ओके, तो स्किन का कॉन्टैक्ट भी आपको मैंने बता दिया, जो टेट्राइथाइलेट की वजह से होता है, स्किन पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तरफ। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस के अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की इरिटेशन हो सकती है, कंजेशन हो सकती है, इरोजन हो सकती है, पैचेस के अंदर स्टूल ब्लैक ऑफेंसिव होते हैं, ब्लैक कलर के स्टूल होते हैं। तो ये था एक्यूट लेड पॉइजनिंग। अब बारी है क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग। तो क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग को पढ़ लेते हैं। तो क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग को हम बोलते हैं प्लम्बिज्म। तो क्रॉनिक लाइट पॉइजनिंग हमें, यानी जो लाइट की पॉइजनिंग होती है वो ऑलमोस्ट क्रॉनिक होती है। रेयर पॉइजनिंग यानी जो एक्यूट वाली होती है वो काफ़ी रेयर होती है, जो क्रॉनिक होती है काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, और मेनली आपको 90% केसेस में क्रॉनिक ही देखने को मिलती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल टाइप सेटिंग इंडस्ट्री में, प्लम्बिंग इंडस्ट्रीज़ में, बैटरी वर्क्स वाले में, या पोल्ट्री वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया, ओके। वैसे ये याद नहीं करना होता कौन सी इंडस्ट्री में, लेकिन वाइवे में पूछ सकते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग इस तरह से भी हो सकती है कि लेड की मोबिलाइजेशन हो गया, कि लेड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया, स्पेसिफिकली बोन्स में। तो एसिडोसिस के अंदर ठीक है, एसिडोसिस के केस में तो ये एक्यूमुलेट होता रहता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके साइन सिम्टम को। तो क्रॉनिक लेड की पॉइजनिंग होती है जिसको हम प्लम्बिज्म बोलते हैं, या उसको हम सैटर्निज्म बोलते हैं, या फिर इसको हम सैटर्निन पॉइजनिंग बोलते हैं। इसके डिफरेंट नेम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी डिफरेंट हेडिंग होती है। पहला फेशियल पैलर, दूसरा एनीमिया विद पंक्चुएटेड बेजोफिलिया, तीसरा लेड लाइन, चौथा कोलिक प्लस कॉन्स्टिपेशन, पांचवा पैरालिसिस, नंबर 6 एंसेफेलोपैथी, नंबर 7 रीनोवैस्कुलर, एंड नंबर 8 रिप्रोडक्टिव जेनिटल। तो फेशियल पैलर के अंदर फेस का एनीमिया होना देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली अबाउट द माउथ। ठीक हो गया, सबसे पहली और कॉन्सिस्टेंट साइन सिम्टम होता है वेजोस्पाज्म की वजह से होता है। दूसरा अनीमिया विद पंक्चुएटेड बेजोफिलिया। इस केस में अगर हम ब्लड को एग्जामिन करते हैं तो इसमें हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलेगा, पॉलीक्रोमैजिया हो जाएगा, पंक्चुएटेड बेजोफिलिया होगा, रेटिकुलोसाइटोसिस है, पोइकिलोसाइटोसिस है। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर सेल का काउंट बढ़ जाएगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल का काउंट कम हो जाएगा। पंक्चुएटेड बेजोफिलिया का मतलब है कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर डार्क ब्लू कलर्ड पिन हेड स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये बेसिक डाई से स्टेंड होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको पंक्चुएटेड बेजोफिलिया बोलते हैं, बेजोफिलिया। अभी होता इस वजह से है कि लेड का पोरफायरिन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर टॉक्सिक एक्शन होता है, और पोरफायरिन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है लेड लाइन, ब्लूइश ब्लैक लाइन डेपोजिट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू सब एपिथेलियल डेपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड ग्रैन्यूल्स ऑन द गम्स एट द जंक्शन विद द टीथ। तो जहाँ पे गम्स का टीथ का जंक्शन होता है वहाँ पे डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं लेड सल्फाइड ग्रैन्यूल्स। ठीक हो गया, ओके। ये ऐसे टीथ जिनमें कैविटी होती है, केरियस टीथ हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं। इसका कलर इस वजह से होता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका एक्शन की वजह से होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजिंग प्रोटीन फूड पे डिपेंड कर रहे होते हैं अराउंड द केरियस कैविटी, तो वो करते क्या है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद है कॉलिक कॉन्स्टिपेशन। जो कॉलिक होती है मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ओके, इंटेस्टाइन को, यूरेटर को, यूट्रस को और ब्लड वेसल को अफेक्ट करती है। इसको रिलीव करने के लिए हम एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर देते हैं। ये लेट मैनिफेस्टेशन है, लेकिन कभी कभार एक्यूट सिम्टम भी आ सकता है। इसके अलावा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, जिसको ड्राई बेली एक बोलते हैं, वो भी इसके साथ आ सकता है। नेक्स्ट है पैरालिसिस। ये लेट मैनिफेस्टेशन होती है, 10% केसेस में आ जाती है। इसमें आपको जो एक्सटेंसर मसल होते हैं रिस्ट के, उनका पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, जिसको रिस्ट ड्रॉप बोलते हैं। पेरोनियल मसल का पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। ठीक हो गया, ओके। ये पैरालिसिस इस वजह से होता है कि इनको सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है उनकी डीजनरेशन हो सकती है, मसल्स का एट्रोफी हो सकता है। ओके, और फास्फोक्रिएटिन की रीसिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट है एंसेफेलोपैथी, लेड एंसेफेलोपैथी। तो लेड एंसेफेलोपैथी तकरीबन प्लम्बिज्म के तमाम केस के अंदर होती है, लेकिन ये टेट्राइथाइलेट वाले केसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। ठीक है, बच्चों में कॉमन होती है, कन्वल्जन, मेंटल डिटोरिएशन देखने को मिलती है, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है। रीनोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन, इसमें वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जब वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, आर्टरीोल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, आर्टरियोस्क्लेरोटिक नेफ्राइटिस भी हो सका। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक डिस्मिनोरिया, एमिनोरिया, मिनोरेजिया, ये कॉमन है। इसके अलावा जो ट्रोफोब्लास्टिक एपिथेलियम के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से अबॉर्शन भी हो सकता है, फीटस डेड भी हो सकता है, स्टेरिलिटी भी हो सकती है। जनरल सिम्टम में वीकनेस आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, फुल ब्रेथ, हेडेक, वर्टिगो, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस और आर्थराल्जिया हो सकता है। डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं कि पहली बात कोलिक है, उसको देखने के बाद डायग्नोस करते हैं पंक्चुएटेड बेजोफिलिया है, ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है गम्स के ऊपर, एंसेफेलोपैथी, पाल्सी देखने को मिलती है। मोर देन 20 पंक्चुएटेड बेजोफिलिया नजर आ जाए तो वो डायग्नोस्टिक होते हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा 0.25 मिलीग्राम ऑफ लेड पर लीटर ऑफ यूरिन, ये भी लेड की डायग्नोसिस को इंडिकेट करती हैं। लेड हमारे ऐसे एंजाइम के साथ इंटरफेयर करता है
जो हीम को सिंथेसाइज करती है, जिसकी वजह से पोरफायरिन यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, गम्स के ऊपर ट्रांसवर्स ओपैक लाइन, स्पेसिफिकली लॉन्ग बोन्स के एंड्स के ऊपर ट्रांसवर्स ओपैक लाइन आना शुरू हो जाएगा। टेट्राइथाइल लेड के केस में लीवर भी एबनॉर्मली ओपैक नजर आएगा। ट्रीटमेंट के केस में सबसे पहले आपने सोर्स को रिमूव करना है एक्सपोजर के, और फिर आपने एक्सक्रीशन को बढ़ा देना है। ईडीटीए लेड से कंबाइन करेगा तो उसकी मोबिलाइजेशन को और यूरिनरी एक्सक्रीशन को प्रमोट कर देगा। ठीक हो गया। ओके, ईडीटीए के साथ आप ब्रिटिश एंटी लिविसाइड भी अप्लाई कर देते हैं। कन्वालिसेंट फेज के अंदर हम लॉन्ग टर्म जो प्लम्बिज्म का कंट्रोल होता है वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलामिन से हासिल कर सकते हैं। बाकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर हम बात करते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के अंदर वही है जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जैसी आती है। बोन मैरो के अंदर हाइपरप्लेजिया होगा, रिथ्रोब्लास्ट का, ल्यूकोब्लास्ट का, फैट सेल काफ़ी कम हो जाएगी, लॉन्ग बोन्स, टीथ, हेयर, नेल्स, इसके ऊपर लेड की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में वही 3 चीज़ें आती है, सुसाइडल, एक्सीडेंटल और होमिसाइडल। एक्यूट पॉइजनिंग रेयर होती है, क्रॉनिक पॉइजनिंग मोस्टली होती है। ठीक हो गया। होमिसाइडल पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, चिल्ड्रन के अंदर काफ़ी कॉमन है, क्योंकि वो बेड्स को, टॉयज़ को जिसके ऊपर लेड की कोटिंग होती है उसको ईट करना शुरू कर देते हैं। सब एक्यूट या क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग हो सकती है बाई कंटेमिनेशन ऑफ फूड और ड्रिंक। ओके, ठीक हो गया। और जो सिंदूर है उसकी भी हो सकती है टॉक्सिटी। और लास्ट में लिखा है कि साइफिलस को ट्रीट करने के लिए रेमेडी, साइफिलस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो ये रेमेडी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये था आर्सेनिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सॉरी, ये आर्सेनिक नहीं था, ये लेड था। ओके, तो मिस्टेक हो गया, तो लेड पॉइजनिंग को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।